हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1। यूपीपीसीएस के अलावा बीपीएससी 17th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल की मदद से इनसैट 3DS लॉन्च किया। इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल की मदद से इनसैट 3DS लॉन्च किया। इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो इनसैट 3DS सैटेलाइट है इसे डिप्लॉय किया गया था कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो ये याद रखना है आपको, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? GTO। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इनसैट 3DS सैटेलाइट है इसे डिप्लॉय किया गया था कहाँ पे? GTO में। GTO का मतलब क्या हुआ? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि किस लॉन्च व्हीकल की मदद से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो आंसर क्या होगा? GSLV F-14। GSLV का मतलब क्या हुआ? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे आपका PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे ही GSLV होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनसैट 3DS इसे लॉन्च कब किया गया था? 17 फरवरी 2024 को। किस लॉन्च व्हीकल से? तो GSLV F-14। और यह GSLV का 16वां मिशन था, ये भी याद रखना है। और इसका निक नेम क्या रखा गया था GSLV का? नॉटी बॉय। DRT एक पॉइंट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए। DRT का मतलब क्या हुआ? डाटा रिले ट्रांसपोंडर। DRT स्टैंड्स फॉर डाटा रिले ट्रांसपोंडर। और यह 2024 का दूसरा मिशन था। जो इनसैट 3DS लॉन्च हुआ 2024 का दूसरा मिशन था इसरो के द्वारा। पहला कौन सा था? पहला था आपका एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट का मतलब क्या हुआ? एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट का मतलब क्या हुआ? एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट। एक्सरे सोर्स का पता लगाएगा। और ऐसा करने वाला नासा के बाद इसरो दूसरा है। नासा के बाद इसरो दूसरा है। इसके अलावा इसमें आपको क्या याद रखना है? एक्सपोसैट को लॉन्च कब किया गया था? 1 जनवरी 2024 को। किस लॉन्च व्हीकल से? PSLV C-58 से। और यह PSLV C-58 से। और यह PSLV का कौन से नंबर का फ्लाइट था? तो 60वें नंबर का फ्लाइट था। एक्सपोसैट अपने साथ 2 पेलोड ले गया था, एक था आपका पोलिक्स और दूसरा था आपका एक्सपेक्ट। पोलिक्स का मतलब क्या हुआ? पोलराइमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अब देखते हैं नेविगेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। आपको इतना पता होना चाहिए कि किन देशों के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो अमेरिका के पास है, क्या नाम है? GPS। रसिया के पास है ग्लोनास। जो अमेरिका के पास है वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों है और ग्लोबल है। रसिया के पास है ग्लोनास। चाइना के पास है BDS बायडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया के पास भी है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। अब इसे कहा जाता है नाविक, रीजनल है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के पास है गैलीलियो। फिर जापान के पास भी है QZSS। तो आपको देशों का नाम याद रखना है, किन देशों के पास नेविगेशन सिस्टम है। तो अमेरिका के पास है, रसिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, रीजनल है, यूरोपियन यूनियन के पास है और जापान के पास है। अगला जो हमारा पॉइंट है चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। सबसे पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023। सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी साउथ पोल पे? सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2023 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान। एक लूनार डे कितने के बराबर होता है? तो 14 दिनों के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P. वीर मुथुवेल।
इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव इस मिशन का नेतृत्व कर रही है। इसके अलावा अगर रितु करिधल की बात करें तो रितु करिधल जी चंद्रयान 2 की मिशन निदेशक और भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम बोलते हैं मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की उप संचालन निदेशक थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया कि 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या रखा जाएगा, शिव शक्ति रखा जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन सौर वेधशाला मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 इसरो द्वारा 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। तो ये डेट याद रखना है आपको, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। किस लॉन्च व्हीकल से, PSLV C-57 से। तो ये इंपॉर्टेंट है। और निगार शाह जी आदित्य L1 की परियोजना निदेशक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? तो सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? तो सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा कैंसर बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत। जो अगला पॉइंट है, परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। जो की पॉइंट है बस वही ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना करना है, 3 करोड़ करना है। सरकार का लक्ष्य क्या है, लखपति दीदी का 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना करना है, 3 करोड़ करना है। अगला जो पॉइंट है, तकनीकी प्रेमी युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। अगले वर्ष के लिए जो आउटले है, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिव्यय, जो आउटले है 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। और यह GDP का कितना है, 3.4% है। 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। कब तक, 2030 तक। 2014 से 23 के दौरान FDI इनफ्लो कितना था, 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक था। और 2005 से 14 के दौरान हुई आमद से दोगुना है। अगर फिजिकल डिफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का कितना है, 5.8% है। GDP का कितना है, 5.8% है रिवाइज्ड एस्टिमेट 2023-24 के अकॉर्डिंग। और अगले में बताया जा रहा है कि 5.1% तक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हाल ही में एक अनुबंध देने में कथित भ्रष्टाचार के कारण खबरों में था। यह विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी पे। और कौन से स्टेट में, जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइट्स में पार्टियों के सम्मेलन COP19 की 19वीं बैठक के दौरान सदस्यों को अत्यधिक महत्व की प्रजाति के रूप में किस जानवर को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई? आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जगुआर। साइट्स में पार्टियों के सम्मेलन COP19 की 19वीं बैठक के दौरान सदस्यों को अत्यधिक महत्व की प्रजाति के रूप में किस जानवर को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई? तो जगुआर को ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक प्रकार का जानवर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IUCN द्वारा अपनी रेड लिस्ट में मूल्यांकन के अनुसार हिमालयन उल्फ की वर्तमान संरक्षण स्थिति क्या है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वल्नरेबल, असुरक्षित। IUCN द्वारा अपनी रेड लिस्ट में मूल्यांकन के अनुसार हिमालयन उल्फ की वर्तमान संरक्षण स्थिति क्या है? तो वल्नरेबल, असुरक्षित। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या बोलते हैं, IOM।
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IOM प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। और प्रयास का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रयास का मतलब हुआ प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रयास का मतलब क्या हुआ? प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इसे लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। और जो IOM है एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1951 में, जो कि यूएन एजेंसी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? तो ऐसा काम कौन कर सकता है? नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विमानन कंपनी ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट 100 संचालित की, जो पूरी तरह से अस्थायी विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल द्वारा संचालित पहली ट्रांसअटलांटिक यात्री उड़ान थी? तो वर्जिन अटलांटिक ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा क्या नाम था फ्लाइट का? बोइंग 787, याद रखना है। और कौन से एयरपोर्ट पे उतरी? तो आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में आपका जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सीड फंड स्कीम की घोषणा की है? तो किसने की है? इनस्पेस ई ने। किस संस्था ने शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सीड फंड स्कीम की घोषणा की है? तो इनस्पेस ई ने। इनस्पेस का मतलब क्या हुआ? इनस्पेस का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। किस संस्था ने शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सीड फंड स्कीम की घोषणा की है? तो इनस्पेस ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनस्पेस का मतलब हुआ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। इनस्पेस क्या है? इट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर and regulator for the private space agency and ISRO, for the private space agency and ISRO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA यूरोपीय संघ और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA यूरोपीय संघ और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि JT60SA क्या है? तो परमाणु संलयन रिएक्टर है और यह ज्वाइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड जापान। और ये कहाँ स्थित है? तो यह जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में जापान परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाका फ्यूजन इंस्टीट्यूट में स्थित है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के इक्विटी परिदृश्य में पंजीकृत निवेशकों रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे यूपी
और तीसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आगरा और मथुरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आगरा और मथुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेश रैना को। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में देखा गया ट्रिप्स समझौता किस संस्था से संबंधित है? तो सबसे पहले ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी राइट्स। और ये किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खबरों में देखा गया ट्रिप्स समझौता किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WTO से। इसके अलावा इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? तो 164 मेंबर कंट्री है और 1995 से आपका है इफेक्टिव है, 1995 से इफेक्टिव है। और मेंबर कंट्री कितने हैं? 164 है। ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेड रिलेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीडर। 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप, अगर बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा हो या कोई आवाज़ आ रहा हो तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीडर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 कैटेगरी में दिया गया है, एक है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और इसमें 5 कैटेगरी है, ठीक है। एक बेस्ट परफॉर्मर का है, टॉप परफॉर्मर का है, लीडर है, एस्पायरिंग लीडर है और इमर्जिंग इकोसिस्टम है। तो जब कैटेगरी ए की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे राज्य या यूटी जिनका पॉपुलेशन कितना है, मोर देन 1 करोड़ है। तो जब कैटेगरी ए की बात करेंगे तो बेस्ट परफॉर्मर किसे मिला है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को। टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लीडर में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एस्पायरिंग लीडर में बिहार और हरियाणा। तो ये बीपीएससी में आ सकता है, बीपीएससी में आपका पूछ सकता है। इमर्जिंग इकोसिस्टम की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है। तो बेस्ट परफॉर्मर का मिला हिमाचल प्रदेश को, ये इंपॉर्टेंट है। टॉप परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। लीडर गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड को। इमर्जिंग इकोसिस्टम में चंडीगढ़ हुआ, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम। और इसको जारी किसने किया है? DPIIT ने। और DPIIT का मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मार्क पोर्टल का मतलब क्या हुआ? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे। मार्क पोर्टल का मतलब क्या हुआ? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्क पोर्टल में मार्क का मतलब क्या हुआ? मेंटरशिप। एम फॉर मेंटरशिप, फर्स्ट ए फॉर एडवाइजरी, सेकेंड ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रेजिलियंस एंड जी फॉर ग्रोथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंक ने यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार 2024 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 132। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टोटल 132 लोगों को दिया गया है पद्म अवार्ड 2024, जिसमें से 2 DO केस है। DO केस का मतलब क्या होता है? द अवार्ड इज काउंटेड एज 1। इन ए DO केस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1।
तो जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। इसके अलावा 30 ऐसा अवार्डी है जो वुमेन है और 8 पर्सन जो है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स NRI PIO OCI है और 9 लोगों को मिला है मरणोपरांत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो हम लोग बस यहाँ पे देखेंगे पद्म विभूषण। तो वैजयंती माला बाली किस फील्ड से मिला है? कला के क्षेत्र में। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। चिरंजीवी कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से। M वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर इनका फील्ड है, कौन से स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। बिंदेश्वर पाठक जी सोशल वर्कर है, सोशल वर्क फील्ड है और कौन से राज्य से? बिहार से है। और 5वीं जो है क्या नाम है उनका? मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से, कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हाँ, बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कर सकते हैं आप। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जेनेवा में WTO विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेंथिल पांडियन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लूसी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो एस्ट्रॉयड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लूसी अंतरिक्ष यान नासा द्वारा किस खगोलीय पिंड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो एस्ट्रॉयड का, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम 2024 में SpaceX रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NSIL। NSIL क्या है? इसरो का कमर्शियल आर्म है और NSIL का मतलब क्या हुआ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और कौन से लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा? तो SpaceX का रॉकेट है फाल्कन 9 से, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेस। हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेस। और पेस का मतलब क्या हुआ? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम, सैटेलाइट। पेस का मतलब क्या हुआ? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम, सैटेलाइट। इसे किसने लॉन्च किया? SpaceX ने। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 से। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है एरोसोल में डिस्पर्स्ड फेज, मैंने बताया हुआ है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, ठीक है। साइंस सीरीज में मैंने बताया हुआ डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय राज्य ने राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी? तो असम ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय राज्य ने राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। किस समिति ने 2027 तक लाखों से अधिक शहरों में डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तरुण कपूर समिति ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत 2024 की पहली तिमाही में किन 2 देशों के साथ अनौपचारिक त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी वार्ता ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग स्थापित करने के लिए तैयार है? तो USA और दक्षिण कोरिया के साथ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत 2024 की पहली तिमाही में किन 2 देशों के साथ अनौपचारिक त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी वार्ता ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग स्थापित करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका और कोरिया के साथ। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान सदन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो नया संसद भवन बना है इसमें 3 प्रवेश द्वार है। एक है आपका ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसका आंतरिक भाग 3 राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित है, कमल, मोर और बरगद का पेड़। तो जो लोकसभा है, लोकसभा कक्ष है, यह मोर की थीम पर आधारित है, ठीक है। और लोकसभा कक्ष में 888 सांसद बैठ सकते हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा कमल पर आधारित है, कमल के थीम पर आधारित है।
और जो आपका बरगद का पेड़ है यह केंद्रीय लाउंज में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। तो बरगद का जो पेड़ है कहाँ लगा हुआ है? केंद्रीय लाउंज में। जो नया संसद भवन है किस शेप का है? तो त्रिकोणीय आकार का है, ट्रायंगुलर शेप्ड का है और इसे डिजाइन किया गया है बिमल पटेल के द्वारा। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20 के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ पे हुआ था? यूएई में। सबसे पहले तो ये पता आपको होना चाहिए। और अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुल्तान अहमद अल जाबेर। तो आज के लेक्चर में बैकग्राउंड में शोर आपको सुनाई देगा, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुल्तान अहमद अल जाबेर। कहाँ हुआ था? यूएई में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।